Yes, we are starting with the next lecture now. This is on accounting process, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि हम अकाउंटिंग में ट्रांजेक्शन्स को कैसे रिकॉर्ड करते हैं एंड व्हाट आर द स्टेप्स इनटू इट. तो अकाउंटिंग प्रोसेस का जो पहला स्टेप है वो आपका आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन. अब सबसे पहले हम लोग अकाउंट्स में सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं विच आर रिलेटेड टू बिजनेस, नंबर वन, एंड नंबर टू विच आर मॉनेटरी इन नेचर. यानी कि इसका मतलब ये हुआ जो पर्सनल ट्रांजेक्शन है उसको उसमें रिकॉर्ड नहीं किया जाता, नंबर वन. नंबर टू, जो नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है उसको भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करते. तो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स कौन सी होती हैं? वो ट्रांजेक्शन जिसको हम मनी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. जैसे मान लो सेल, परचेज, तो ये जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं, एक्सपेंसेस हैं, तो दे कैन बी रिकॉर्डेड इन द टर्म्स ऑफ मनी. लेकिन जो नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपको, जैसे इसमें एग्जाम्पल्स क्या क्या आएंगे, जैसे क्वारल बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, रेपुटेशन ऑफ द ओनर, क्वालिटी ऑफ गुड्स, डेडिकेशन ऑफ एम्प्लॉय टुवर्ड्स द वर्क. तो ये सारी जो चीज़ें हैं, प्लस एनी पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ द ओनर. जैसे मान लीजिए ओनर ने अपना कहीं सेविंग अकाउंट उसने ओपन किया, उसने कुछ अपने पर्सनल एक्सपेंसेस किए, ही परचेज सम पर्सनल एसेट्स, तो वो सारी चीज़ें इसमें रिकॉर्ड नहीं की जाएंगी. दूसरी चीज़ इसमें यह आती है कि हम जो भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं, इट मस्ट बी सपोर्टेड बाय द सोर्स डॉक्यूमेंट. हमारे पास जो है उसके लिए क्या होना चाहिए? वी शुड हैव अ सोर्स डॉक्यूमेंट सो दैट वी हैव द प्रॉपर एविडेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन. तभी हमारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो रिलायबल बनती है. जैसे हमारे पास क्या होना चाहिए? बिल. जैसे अगर मान लो हम दिखाते हैं कि हमने इतना सामान बेचा, तो येस वी शुड हैव अ बिल फॉर इट. ऐसे हम दिखाते हैं कि हमने इतना सामान परचेज किया, तो वी शुड हैव द इनवॉइस फॉर इट. ऐसे अगर मान लो हम कोई कैश ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, तो वी शुड हैव द कैश मेमो. तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं. तो हम जो भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करें, तो उसके लिए तीन कंडीशंस हैं. पहली कंडीशन, इट शुड बी अ बिजनेस ट्रांजेक्शन. नंबर टू, इट शुड बी मॉनेटरी इन नेचर. नंबर थ्री, इट मस्ट बी सपोर्टेड बाय द सोर्स डॉक्यूमेंट्स. तो ये मैंने तीनों पॉइंट्स यहाँ पे आपके अंडरलाइन कर दिए हैं. अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपका आता है वो आपका आता है प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स. तो जो वाउचर्स हैं उसको हम बनाते कहाँ से? वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सोर्स डॉक्यूमेंट्स. और इसमें फॉर एवरी ट्रांजेक्शन वी मेक अ सेपरेट वाउचर. यानी कि हर सेल ट्रांजेक्शन के लिए अलग से वाउचर बनेगा, हर परचेज़ के लिए आपका अलग से वाउचर बनेगा. और ये जो वाउचर्स होते हैं ये स्पेसिफाई करते हैं कि हमने कौन सा अकाउंट डेबिट करना और कौन सा अकाउंट हमने क्रेडिट करना है. और इन्हीं के बेसिस के ऊपर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है इन द जर्नल एंड द प्राइमरी बुक्स. तो इसलिए पहला स्टेप होता है कि हम ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करते हैं. सेकंड वाले स्टेप में हम क्या करते हैं कि हम लोग पहले उसके लिए वाउचर्स बनाते हैं. और वाउचर्स हम कहाँ से बनाते हैं? वाउचर्स हम बनाते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स की हेल्प से. तो वाउचर्स में हम स्पेसिफाई करते हैं कि हमने कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, कौन सा अकाउंट हमने क्रेडिट करना है. एंड विद द हेल्प ऑफ दीज वाउचर्स द ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल एंड प्राइमरी बुक्स. तो जो जो चीज़ें मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ ये आपके कीवर्ड्स हैं, ये आपको एग्जाम में लिख के आने हैं. इसके बाद आपका स्टेप नंबर 3 स्टार्ट होता है, उसको हम कहते हैं रिकॉर्डिंग इन जर्नल और प्राइमरी बुक्स. इसके बाद हम क्या करते हैं, जब हमारे ट्रांजेक्शन्स आइडेंटिफाई हो जाती हैं, वाउचर्स हमारे रेडी हो जाते हैं, फिर हमारा काम आता है इनको रिकॉर्ड करना जर्नल्स में या प्राइमरी बुक्स में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नल क्या होता है? जर्नल ये होता है, इट इज़ अ बुक इन विच द ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द वाउचर. यानी कि वाउचर से सबसे पहले जिस बुक में हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं दैट इज़ नोन एज अ जर्नल, राइट. जैसे आपके पास कोई भी नया नंबर आता है तो उसको आप पहले कहाँ पे सेव करते हैं? आप उसको अपने मोबाइल में सेव करते हैं, आप उसको अपनी फ़ोन बुक में सेव करते हैं. तो दैट इज़ अ प्राइमरी बुक. तो यही काम यहाँ पे जर्नल का होता है. तो जिस बुक में ट्रांजेक्शन्स को फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया जाता है, जैसी वो अकर होती है, जैसी वो जनरेट होती है, दैट इज़ नोन एज अ जर्नल. इसलिए इसको हम बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. मैं इसको भी अंडरलाइन कर रहा हूँ, इट इज़ नोन एज अ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. अब जर्नल में खास बात क्या होती है? दैट द ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड डेट वाइज. ये जितने पॉइंट्स मैंने अंडरलाइन किए हैं तो ये आपको एग्जाम में लिख के आना है, इनको आपने वहाँ पे हाईलाइट करना है. इसके बाद आप देखेंगे इसमें जो भी हम ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, दे आर रिकॉर्डेड ऑन द डबल एंट्री कॉन्सेप्ट. अब डबल एंट्री कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि फॉर एवरी ट्रांजेक्शन there will be one entry on the debit side and there will be another entry on the credit side for the equal amount.
तभी हमारा जो डेबिट साइड पे जो टोटल आता है और क्रेडिट साइड पे जो टोटल आता है, दोनों टोटल हमारे इक्वल होते हैं। वो इक्वल इसीलिए होते हैं क्योंकि दोनों साइड पे हमने सेम अमाउंट लिखना होता है। जैसे मान लीजिए अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे, मान लीजिए सपोज हमने कोई की सेल ट्रांजेक्शन, हमने कोई सामान कैश में बेचा, तो अब इसमें एक अकाउंट हमारा आएगा डेबिट साइड पे, दूसरा अकाउंट हमारा जाएगा क्रेडिट साइड पे। तो इसमें जो मैं आपको आगे भी एक्सप्लेन करूँगा अपने नेक्स्ट लेक्चर में ऑन टू हाउ टू रिकॉर्ड द जर्नल एंट्रीज, तो उसमें आप देखेंगे कि जब हमने सामान कैश में बेचा तो कैश को हमने क्या किया, डेबिट किया, और सेल्स को हमने क्या किया, क्रेडिट किया। अब ये क्यों डेबिट किया और क्यों क्रेडिट किया वो चीज़ें हम लोग बाद में सीखेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन अभी मैं जस्ट आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ। तो सपोज़ हमने सामान बेचा 10,000 रुपये का, तो इस केस में हमने क्या किया, कैश को डेबिट किया 10,000 से और सेल्स को मैंने क्रेडिट किया कितने से, 10,000 से। तो एक ही ट्रांजेक्शन में हमारी दो एंट्रीज आ रही हैं, एक एंट्री आ रही है डेबिट साइड पे, दूसरी एंट्री हमारी आ रही है क्रेडिट साइड पे, और दोनों साइड पे जो अमाउंट है वो आपका सेम आ रहा है। अब एक चीज़ और देखते हैं, जहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल है, जैसे कोई शॉपकीपर है, कोई स्मॉल रिटेल फर्म है, कोई आउटलेट है, तो वहाँ पे जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं दे आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल। हम एक ही जर्नल में सभी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स जो होती हैं दे आर लिमिटेड। लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी हो जाती है, जैसे मान लीजिए कोई रिलायंस स्मार्ट स्टोर हो गया या कोई विशाल हो गया या कोई भी डिपार्टमेंटल स्टोर या कोई भी बड़ी फर्म का अगर हम एग्जांपल लें, तो वहाँ पे इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन्स इन अ सिंगल जर्नल। अदरवाइज वो जर्नल जो होगा वो बहुत बड़ा हो जाएगा, उसको हैंडल करना, उसमें से इंफॉर्मेशन ड्रॉ करना वो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर हम सभी ट्रांजेक्शन्स को एक ही बुक में रिकॉर्ड करेंगे तो आवर जर्नल इज़ गोइंग टू बिकम अ वेरी वेरी बिग। तो अब उस केस में हम लोग क्या करते हैं, जर्नल के अलावा जो है हम लोग और एडिशनल बुक्स को मेंटेन करते हैं। तो जो एडिशनल बुक्स होती हैं उसको हम बोलते हैं सब्सिडियरी बुक्स, दे आर नोन एज अ सब्सिडियरी बुक्स, जिसमें वी हैव अ सेल्स बुक जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट सेल्स, मैंने ब्रैकेट में मैंने कंटेंट भी लिखा हुआ है। परचेज बुक, उसमें हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट परचेज। ऐसे हमारे पास सेल्स रिटर्न बुक होती है जिसमें हम सेल्स रिटर्न को रिकॉर्ड करते हैं, जो भी सामान वापस आता है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का मतलब क्या होता है, जो बिका हुआ सामान वापस आया उसको हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न। परचेज रिटर्न का मतलब क्या होता है, जो सामान हमने खरीदा और जिसको हमने वापस कर दिया क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो उसको हम बोलते हैं परचेज रिटर्न। ऐसे हमारे पास क्या होता है, कैश बुक टू रिकॉर्ड ऑल द कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जितनी हमारी रूटीन ट्रांजेक्शन्स होती हैं, सेल, परचेज, सामान वापस आ गया, सामान हमने रिटर्न कर दिया, कैश आया, कैश गया, पेमेंट की, कलेक्शन की लोगों से, तो ये सारी चीज़ें हम लोग रिकॉर्ड करते हैं इन दीज सब्सिडियरी बुक्स। तो इसका मतलब, तो इस केस में क्या होगा, जो बची हुई ट्रांजेक्शन्स हैं ओनली डैट विल बी रिकॉर्डेड इन द जर्नल प्रॉपर। इसलिए उस केस में जो बुक का नेम होता है वो जर्नल नहीं होता, उसको हम बोलते हैं जर्नल प्रॉपर। तो जर्नल प्रॉपर में हम रिकॉर्ड करते हैं ओनली द रेसिडुअल ट्रांजेक्शन। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है बिटवीन जर्नल एंड जर्नल प्रॉपर। जब हमने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लिया विद द हेल्प ऑफ द वाउचर्स इन द प्राइमरी बुक, तो फिर हमारा अगला स्टेप आता है, वो आता है क्लासिफिकेशन। और हम जिस बुक के अंदर इस पूरी ट्रांजेक्शन्स को क्लासीफाई करते हैं उस बुक का नेम होता है लेजर। तो क्लासिफिकेशन इज़ डन विद द हेल्प ऑफ द लेजर। अब क्लासीफाई हम कैसे करते हैं, जैसे क्लासीफाई का मतलब क्या होता है, ग्रुप करना, क्लासेस बनाना एक तरह से। तो ऑल ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर आइटम, जैसे मान लीजिए हमारी एक पर्टिकुलर कस्टमर से जो भी ट्रांजेक्शन्स हुई, उसने सामान खरीदा, सामान उसने रिटर्न कर लिया, उसने कुछ पेमेंट किया, कुछ डिस्काउंट लिया उसने हमारे से, तो ऑल द ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर आइटम विच कैन बी दैट आइटम कैन बी अ कस्टमर, इट कैन बी अ सप्लायर। हमने एक सप्लायर से हमने सामान परचेज़ किया, कुछ सामान हमने उसको वापस कर दिया, कुछ हमने उसको पेमेंट किया, और द ट्रांजेक्शन्स फॉर अ पर्टिकुलर एक्सपेंस और इनकम, उन सभी ट्रांजेक्शन्स को, मीन्स ऑल ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर आइटम is brought at one place in a separate account, is brought at one place, इसमें लाइन छूट गई, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, it is brought at one place in a separate account, and in this way we are able to find out the net effect of all the transaction। और उससे हमें पता चल जाता है कि जितनी भी हमने ट्रांजेक्शन किए एक कस्टमर से, तो उससे अब हमने उसको कितने, हमने उससे कितने पैसे लेने हैं। अब जैसे मान लीजिए एक कस्टमर को आपने सामान बेचा है 5,000 रुपये का, 1,000 का सामान उसने आपको वापस कर दिया, फिर 2,000 रुपये उसने आपको कैश दे दिया। तो आप एक सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं यहाँ पे कि 5 में से 1,000 का सामान उसने वापस किया तो 4,000 रुपये लेने हैं,
₹2000 का उसने हमें कैश दे दिया, तो इसका मतलब हमने ₹2000 उससे और लेने हैं। तो इसको हम बोलते हैं नेट इफेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन। तो जो नेट इफेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन जो होता है फॉर एवरी अकाउंट, इट इज़ मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ क्लोजिंग बैलेंस। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, सभी अकाउंट का यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं क्लोजिंग बैलेंस। तो इससे हमें पता क्या चलता है, अमाउंट ड्यू फ्रॉम द कस्टमर, कि कस्टमर से हमने कितने पैसे लेने हैं, सप्लायर को हमने कितने पैसे देने हैं, हमने कौन कौन से पूरे साल में खर्चे किए सैलरी पे, एडवर्टीजमेंट के ऊपर, और वेजेस पे, ट्रैवलिंग पे, एट्सेट्रा। एंड वन कैन ऑल्सो फाइंड आउट द स्टेटस ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटीज़, इनकम, रेवेन्यू दैट इज़ अर्नड ड्यूरिंग द ईयर। यानी कि हमने पूरे साल में हमारी एसेट्स की क्या पोजीशन है, हमारे पास कितना कैश है, कितना हमारे पास स्टॉक है, हमारे पास मशीनरी कितने वैल्यूज़ की है, हमारे पास फर्नीचर कितने अमाउंट का है। तो ये सारी चीज़ों का हमें स्टेटस पता चल जाता है। ऐसे ही हमारा जो है कितने कितने अमाउंट का लोन चल रहा है, सप्लायर्स को हमने कितना अमाउंट पे करना है, एट्सेट्रा। ऐसे ही हमने कितना इनकम पूरे साल में अर्न किया, हमने कितना सामान बेचा, उससे हमने कितने पैसे मिले, तो रेवेन्यू अर्नड ड्यूरिंग द ईयर। जिस बुक्स में इस ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई किया जाता है उसको हम बोलते हैं लेजर। अब लेजर बनने के बाद अब हम लोग आते हैं अगले स्टेप पे, जिसको हम कहते हैं समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब क्या होता है, ब्रीफिंग करना, चीज़ों को ब्रीफ करना, चीज़ों को कंडेंस करना, उसको हम बोलते हैं समराइजिंग। आपने बहुत बार किया होगा इंग्लिश के अंदर, ठीक है, समरी ऑफ द पोएम, समरी ऑफ द प्रोज, एट्सेट्रा। तो समरी का काम क्या होता है, इट इज़ द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डेटा in a simplified and logical manner to a manager and other users of accounting information। यानी कि हमने डेटा को कैसे प्रेजेंट करना है, उसको एक कैसे कंडेंस फॉर्म में, जिससे कि उनको एक ओवरव्यू मिल जाए, तो उसको कैसे हमने एक सिंप्लीफाइड और एक लॉजिकल तरीके से हमने प्रेजेंट करना है टू दी मैनेजर्स एंड दी अदर यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग डेटा। क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है एक एक चीज़ को स्टडी करने का, तो उनको चाहिए होता है ओवरव्यू। तो दैट इज़ द जॉब ऑफ समराइजिंग। तो इट इज़, मैंने लिखा हुआ यहाँ पे, इट इज़ द आर्ट ऑफ कंडेंसिंग द डेटा। मैं यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, इट इज़ द आर्ट ऑफ कंडेंसिंग द डेटा। यानी कि डेटा को फ्रीज कर दिया और मेन चीज़ों को हमने हाईलाइट कर दिया, उसको हम बोलते हैं समराइजिंग। तो समराइजिंग में हम क्या करते क्या क्या है, पहला काम होता है बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स। ठीक है, बजाय कि ये बताने के कि कस्टमर से हमारी इंडिविजुअल क्या क्या ट्रांजेक्शन्स हैं, हमने ये बता दिया सीधे कि कस्टमर से हमने कितने पैसे लेने हैं और सप्लायर को हमने कितने पैसे देने हैं। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ समराइजिंग। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, अगला जो काम इसमें हम करते हैं वो क्या करते हैं, वो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, जिसमें हमारे जितने भी अकाउंट्स होते हैं उन सब के बैलेंसेस एक साथ लिखे जाते हैं। और इसका दूसरा बेनिफिट क्या होता है, वी आर एबल टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, कि जो भी हम अकाउंटिंग प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं वो हमारा ठीक है या नहीं है, राइट। तो ये भी हमें पता चलता है किसकी वजह से, ट्रायल बैलेंस से, जिसको हम लोग आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो वेरिफिकेशन का एक सिंपल रूल ये होता है कि अगर ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड्स, डेबिट और क्रेडिट टोटल, अगर वो हमारे इक्वल हैं, तो इसका मतलब अकाउंटिंग प्रोसेस कैन बी एक्यूरेट, इट कैन बी एक्यूरेट। देन प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डिटरमाइन ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अब जो मैनेजर्स हैं वो कहते हैं भैया हमें बताओ कि हमें कितना प्रॉफिट अर्न किया हमने। तो उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, इसमें ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग, और दूसरा हमारा क्या बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट से हमें पता चलता है ग्रॉस प्रॉफिट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें पता चलता है अबाउट द, वी कम टू नो अबाउट द नेट प्रॉफिट, वी कम टू नो अबाउट द नेट प्रॉफिट। और लास्ट में हमारा होता है प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। हम लोग बनाते हैं इसमें बैलेंस शीट ड्रॉ करते हैं टू नो व्हाट इज़ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म, कि फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, उनकी कितनी एसेट्स है और कितनी उनकी लाइबिलिटीज़ है। तो इससे हमें एक ओवरऑल आइडिया मिल जाता है। और उसके बाद जो हमारा जो लास्ट स्टेप आता है वो आता है हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। तो जो भी हमारा रिजल्ट्स होते हैं बिजनेस के, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फॉर्म में या बैलेंस शीट के फॉर्म में, उसको हम लोग इस तरह से प्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ, डायग्राम, चार्ट्स एट्सेट्रा, सो दैट इट इज़ अंडरस्टैंडेबल टू ऑल यूज़र। यानी कि जिनको अकाउंट्स के बारे में जानकारी नहीं है उनको भी समझ में आ जाए कि हाँ ये कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वी मेक द यूज़ ऑफ चार्ट्स एंड डायग्राम्स। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द अकाउंटिंग प्रोसेस। हम लोग अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन्स इन द जर्नल, राइट। चलिए, थैंक यू।